नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग महाजनपद काल जिसका कि टाइम पीरियड 600 एडी से 600 बीसी से 340 बीसी के आसपास, टेंटेटिवली 340 बीसी के आसपास का है। और हम लोगों ने पहले देखा था, जब हम ऋग्वेद काल और उत्तरवैदिक काल पढ़ रहे थे, उस समय हम देखा था कि कैसे जो भूमि की पहले वैल्यू नहीं थी, लैंड वाज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ, कैसे उत्तर वैदिक काल आते आते, ये पोस्ट वैदिक काल आते आते किस तरीके से जो लैंड है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया पॉलिटिकल। और राजा राजा ज्यादा से ज्यादा भूमि को ग्रैब करने के लिए, उसके ऊपर अधिकार करने के लिए वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरीके के यज्ञ करता था, जिससे कि भूमि एक भूमि उससे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए उसे। तो टेरिटोरियल कंपटीशन बिकेम वेरी फियर्स इन द महाजनपद काल। और इसके अलावा राजा जो है वो आपस में युद्ध भी करते थे ताकि भूमि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो जो ऋग्वेद काल में केवल छोटे छोटे कबीलाई जन थे, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो बड़े जनों में तब्दील होने लगे। और 6 सेंचुरी बीसी तक आते आते ये महाजनपद हो गए, जिनके पास एक बड़ी भूमि इनके पास में रहन आ गई, इनके अधिकार क्षेत्र में आ गई। तो हम इस जो लेक्चर है उसमें हम महाजनपद जो 6 सेंचुरी बीसी में किस तरीके से महान शक्तियों के रूप में उभर कर आए, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कहाँ इनकी लोकेशंस थी, क्योंकि हम लोगों ने 16 जनपद के बारे में पढ़ा है पहले भी। अगर हम लोगों के पास, अगर किसी के पास में हिस्ट्री था, तो हम जानते हैं कि 16 जनपद पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट जनपद रहे हैं अराउंड 6 सेंचुरी बीसी के आसपास। तो देखते हैं 6 सेंचुरी बीसी में जो महाजनपद लोकेटेड थे अलग अलग जगहों पर, वो कौन कौन से थे और उनकी क्या आ, आ, कौन उनके महान राजा थे, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये जो 6 सेंचुरी बीसी का जो मैप है, मैं आपको इंडिया का दिखा रही हूँ, जिसमें कि 16 जनपद, 16 महान जनपद हमारे सामने हैं। तो ये जो 16 जनपद की हम जब बात करते हैं कि ये 16 जनपद कौन थे, कहाँ से हमको इनकी जानकारी मिलती है, तो हमें जानकारी मिलती है कि जो बौद्ध साहित्य है, स्पेशली अंगुत्तर निकाय में हमें 16 जनपदों की जानकारी मिलती है, जिसको षोडश महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद भी माना गया है। और इनकी जो सूची हमको एक बौद्ध ग्रंथों के साथ साथ में जैन और पुराणों में भी हमको इनकी सूची मिलती है। तो हम देखें, सबसे पहले अंग देखते हैं। अंग जो क्षेत्र था, ये अंग प्रेजेंट के अंदर जो आपका बंगाल का, टेंटेटिवली जो बंगाल का जो एरिया है, इट वाज कॉल्ड अंग, अंग प्रदेश। और इसमें आपका बिहार का, क्योंकि बंगाल बंगाल प्रेजेंट वाला बंगाल नहीं, वो बंगाल जिसमें कि बिहार और उड़ीसा तीनों शामिल थे, अंग्रेजों के टाइम का जो बंगाल है, उस बंगाल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो अंग है, बेसिकली इसमें बिहार बिहार का क्षेत्र, बंगाल का थोड़ा बहुत क्षेत्र, जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, उसका उसका एक बहुत बड़ा भाग इसमें शामिल था। और ये जो जो जगह थी वो चंपा नदी के आसपास था ये। और ये अपने ट्रेड के लिए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, हम देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी है। तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज कल्टीवेट और फ्लरिश हुई। इसलिए जो अंग है वहाँ हमें अक्सर रेफरेंस मिलता है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो दूर दूर के देशों के साथ में व्यापार करते थे। और यहाँ तक कि विदेशों में भी, जैसे कोचिन चाइना है, इन सब क्षेत्रों में भी यहाँ हिंदू उपनिवेशों की स्थापना यहाँ के निवासियों ने की थी। 6 सेंचुरी बीसी के आसपास यहाँ पर एक ब्रह्मदत्त नाम का शासन
शासक राज कर रहा था और बाद में बिंबिसार ने, जो मगध का शासक था बिंबिसार, उसने ब्रह्मदत्त को मार करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो इस तरीके से ये जो अंग था वो बाद में मगध क्षेत्र में, मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। इसके बाद में मगध, जिसके बारे में हम जानते हैं कि मगध was the most important, actually it was the epicenter of all political activities at least in ancient times of India। तो मगध जो था वो प्रेजेंट के बिहार में गया पटना का जो क्षेत्र है वहां पे फैला हुआ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, जिसको कि बाद में बिंबिसार ने राजगृह में बदल दिया था। बाद में इसकी राजधानी उदयन नाम का एक राजा हुआ इनका, और उसने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। 6th सेंचुरी से पहले यहाँ पे एक ब्रह्मदत्त वंश का शासन था, लेकिन महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पर हर्यंक वंश की स्थापना हो चुकी थी और बिंबिसार यहाँ पे शासन कर रहा था। बिंबिसार और उसका जो बाद में पुत्र थे, उन दोनों ने ही मगध साम्राज्य के विस्तार में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मगध से के ही बिल्कुल पास में काशी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, और ये जो क्षेत्र है अपने आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। इसकी जो धन संपदा ही इसके बाद में पतन का भी एक कारण बनी। बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं, उन दोनों में ही हमको काशी की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। इसकी जो राजधानी थी वो भी बहुत ही प्रसिद्ध थी। बाद में यहाँ पे जो कौशल राज्य का राजा था, उसने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। जो कौशल है उसने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इस क्षेत्र को अपना राज्य का हिस्सा बना लिया था। इसी प्रकार से कौशल आपका प्रेजेंट में जो उत्तर प्रदेश में अवध का क्षेत्र है वहां पर ये लोकेटेड था, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या और साकेत दोनों ही इसके प्रसिद्ध नगर थे। 6th सेंचुरी बीसी में कौशल एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध राजा बना, और महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पे प्रसेनजीत नाम का एक कौशल नरेश था, जो कि इसी के टाइम में जो काशी है उसको विजित किया गया था। बाद में प्रसेनजीत ने जब अपनी बहन की शादी बिंबिसार से कर दी, यानी कि मगध के राजा बिंबिसार के साथ में करी, तब कौशल देवी को इसने डाउरी के रूप में इस क्षेत्र को दे दिया था। इसी प्रकार से वज्जी की हम बात करते हैं। वज्जी ये नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था, गंगा नदी के उत्तर से लेकर के नेपाल की पहाड़ियों तक था। और इसमें इसकी जो फॉर्मेशन थी, इसका जो कंपोजिशन था, उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये केवल एक राज्य नहीं था बल्कि ये एक गणतंत्र था, और इसमें करीब 8 रिपब्लिक्स थे, और जिसमें कि विदेह, लिच्छवी, यात्रिक, ये सब प्रमुख रिपब्लिक्स थे, और इन सब से मिलकर के वज्जी संघ बना हुआ था। इसकी राजधानी थी, इसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी। महावीर स्वामी इसी वज्जी संघ के थे, और गुप्त काल तक भी वज्जी संघ जो है it remain a very popular, very powerful regional entity। ये जो क्षेत्र है वो भी अपने व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके बाद में इसी के पास में मल्ल आता है, मल्ल, जिसका हमको रेफरेंस महाभारत में भी मिलता है, एंड इट वाज क्लोज टू वज्जी संघ। यहाँ पर भी रिपब्लिक सिस्टम था। रिपब्लिक सिस्टम और मोनार्की में क्या अंतर है, गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? इसकी जो अंतर है वो ये है कि जो मोनार्की है इसमें एक रूलर है, वो ही उसमें राज करता है। जो राजा की इच्छा होगी वो करेगा। मतलब
राजा की जो विश है, जो उसकी इच्छा है, वही वही राज्य की इच्छा मानी जाती है। लेकिन जो गणतंत्र है और जो रिपब्लिक है, दोनों की रिपब्लिक है, उसमें राजा का इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। जो रिपब्लिक है उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रुप के हाथ में होता है, और वो जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि हमारे इस रिपब्लिक के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये जो मल लोग हैं, जो कि रिपब्लिक थे, ये भी दो भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी की राजधानी थी पावा। ये जो मल लोग हैं ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। बाद में जो मगध है, जब उसने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई यहाँ के राजाओं ने, तब उसने काशी के साथ साथ में मल्ल को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। तो जो मगध का जो एम्पायर है वो धीरे धीरे विस्तृत होने लग गया। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं वत्स। वत्स भी गंगा नदी के दक्षिण में था, और इसकी जो जो सीमाएं थी वो कौशल जो महाजनपद था उसके उसके उसको टच करती थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी प्रेजेंट में जो प्रयाग है उससे थोड़ी सी ही दूर थी। यहाँ पे 6th सेंचुरी के आसपास शतानिक और उदयन नाम के जो राजा हैं उन्होंने शासन किया। बाद में मगध ने वत्स को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके अतिरिक्त कुरु कुरु भी दिल्ली और मेरठ के आसपास का एक प्रसिद्ध क्षेत्र था। और ये जो कुरु है वो हम ऋग्वेद से ही इसके रेफरेंसेस पढ़ते आ रहे हैं। और 6th सेंचुरी तक आते आते इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल पावर। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हम जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में भी प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था। और ये महात्मा महात्मा बुद्ध के समय महात्मा बुद्ध के समय और बाद के कालों में इसकी जो शक्ति है उसका डिटरेशन होने लग गया। और बाद में ये इतनी इम्पोर्टेंट क्षेत्र नहीं रहा। इसके अलावा पांचाल पांचाल जो है, इसकी भी दो राजधानियां थी। और एक उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। यहाँ पे भी एक प्रसिद्ध राजा है, उसने यहाँ पे अच्छा काम किया, और मतलब काफी प्रसिद्ध राजा था वो। लेकिन बाद के समय में यहाँ पे गणतंत्रीय शासन यानी कि रिपब्लिक स्थापित हो गया था। मत्स्य जनपद, जिसके मत्स्य जनपद हमारे राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। और इसकी जो राजधानी है वो प्रेजेंट में जिसको हम बैराट कहते हैं, वो विराट नगर थी। ठीक है। तो यहाँ का जो राजा था विराट, वो यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा था। और उसने ऐसा महाभारत में हमको विवरण मिलता है कि राजा विराट ने जो पांडव थे उनको उनके यहाँ पर जो राजा विराट थे उनके यहाँ पर पांडवों ने कुछ अपना वनवास का समय बिताया था। बाद में इस क्षेत्र पर भी मगध का अधिकार हो गया। इसके अलावा शूरसेन भी मथुरा के आसपास का ही क्षेत्र था। और इसकी मथुरा ही इसकी राजधानी थी। यहाँ पे यादवों का वंश था, और यहाँ पे राजतंत्रात्मक यानी कि मोनार्की स्टैब्लिश थी। इसके अतिरिक्त अवंती प्रेजेंट में मालवा में है। मालवा आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वहां पे इसकी राजधानी थी। बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण इसकी भी दो राजधानी थी। उत्तर की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिण में महिष्मती। यहाँ पर इस महाजनपद की स्थापना यदु वंश ने की थी। और यहाँ का जो शासक था उसकी इस यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था वो चंड प्रद्योत था, जिसका कि हमको बार बार रेफरेंस मिलेगा आगे की जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें।
इसके अलावा चैतिया या चैदी वंश, जो कि बुंदेलखंड, प्रेजेंट में जो बुंदेलखंड है वहां पर फैला हुआ था, और इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इस राजस्थान का जो मत्स्य महाजनपद था और चैतीय, दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। इसके अलावा अश्मक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और ये महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास, यानी कि प्रेजेंट में आपका जो महाराष्ट्र का एरिया है वहां पे आसपास ये बना, और ये अकेला ऐसा जनपद था जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ के अंदर बसा हुआ था। यहाँ की इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था पौदन्य या पोतन। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने यहाँ पे अपना अधिकार कर रखा था, और यहाँ पे भी मोनार्की स्टैब्लिश थी। इसके अलावा कंबोज, गांधार के पास में ही ये क्षेत्र था, और इसमें जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान का क्षेत्र सम्मिलित था। इस यहाँ की महाभारत में इसकी राजधानी का नाम राजपुर दे रखा है। महाभारत के अनुसार हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नाम के राजाओं ने राज्य किया था। बाद में यहाँ पर भी गणतंत्र स्थापित हो गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे गांधार एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, और ये भी अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान का हिस्सा है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार क्षेत्र विद्या और कला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ ये इतना प्रसिद्ध क्षेत्र था कि बिम्बिसार की राज्यसभा में यहाँ पे इन लोगों ने अपना दूत भेजा हुआ था। तो ये क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र थे, और ये इन सब में कंपटीशन थी, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को जीतने के कंपटीशन से। लेकिन जब ये इन सब जितने भी 16 जनपद थे उनमें सबसे ज्यादा सफल हो पाया वो मगध सफल हो पाया। मगध के जो शासक थे उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया, और जो अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको उन्होंने विजिट करते गए वो लोग, और इसका लाभ मगध को मिला, और मगध में ही सारे जो क्षेत्र हैं धीरे धीरे सम्मिलित हो गए। और बाद में यहाँ पे हर्यंक वंश की स्थापना के समय से ही जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी स्टैब्लिश हुई थी उसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आगे बढ़ाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।